आवाज आ रहा है बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। चलो, अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो टॉपिक हमारा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले एक सवाल का जवाब दो कि अगर आपके पास प्योर वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 में 100 और प्योर मतलब इसका चीनी मिलाने का मतलब आप क्या बना रही है? आप क्या बन गया? सॉल्यूशन है ना, इम्प्योर स्टेट इम्प्योर स्टेट हो गया। अब इस इम्प्योर स्टेट के बाद सॉल्यूशन बनने के बाद वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो यही आपका हेडिंग समझ में आया? हाँ सर। अब इसी को उल्टा कर लो, अब इसी को उल्टा कर लो, बोलो प्योर पानी किस टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा, है ना। और इसमें अगर आप चीनी मिला दो, मिला करके सॉल्यूशन बना दो, तो बोलो अब क्या लगता है? 0 से ज्यादा, 0 से कम हो जाएगा। यानी यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट जो था बेटा घटा। हेडिंग समझ में आ गया बेटा आप लोग को? यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अगर बात करते हैं तो देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहले तो ये बात का ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर से वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? इक्वल। यही है ना लोग पढ़े? जी सर। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट को क्या बोलता है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू लिक्विड इज वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। साथ में ये भी याद रखना ये रिलेशन होता है, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, आप लोग जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया गया है उसका पहले थोड़ा सा लैंग्वेज समझ। यहाँ पर लैंग्वेज बेटा याद रखना, आपका हेडिंग क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और अभी जो एग्जाम्पल दिए थे चीनी और सॉल्यूशन का, बोल तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, सॉल्यूशन का या प्योर स्टेट का? सॉल्यूशन का। ये देखिए Tb जो है वो किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन का। ठीक। और T डिग्री इस चैप्टर में जिसके ऊपर डिग्री लगा देंगे वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, प्योर। यहाँ पर प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, सॉल्यूशन का ज्यादा है। कितना ज्यादा? माइनस कर देंगे और इस सिंबल को हम कहेंगे एलिवेशन ऑफ डेल्टा टी। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा? डेल्टा टीबी। और याद रखना डेल्टा टीबी किसका डिफरेंस है? सॉल्यूशन माइनस प्योर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है यहाँ तक? अब आगे देखो कि आगे आपको ये बताया गया कि डेल्टा टीबी जो होता है, डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी पाया गया है। और डेल्टा टीबी का कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा? केबी इनटू मोलैलिटी। अब बताओ तो व्हाट इज द नाम ऑफ केबी हियर? यूबिलियस का भी दो नाम है बेटा, एक नाम होगा इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और एक नाम होगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है। अब आपके सामने एक ग्राफ है, क्या ये ग्राफ आप हाँ सर, फेज में था। है ना? हाँ, ये प्योर स्टेट का है। ये जो ग्राफ अभी आप देख रहे हैं, पानी जो भी है आइस के फॉर्म में है या वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में, ये प्योर स्टेट। लेकिन अगर इसमें आप सोल्यूशन बना दो, चीनी डाल दो, तो चीनी डालने पर अब देखो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा। यहाँ से देखो, ध्यान से देखना बेटा, लाइन को समझना। ये जो ब्लैक कलर वाला लाइन दिया, ये वाला लाइन, ये लाइन जो भी है, ये ब्लैक लाइन जिसको हम मार्क करते हुए जा रहे हैं, बोलिए ब्लैक लाइन किसके लिए ग्राफ, किसका ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूशन। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला लाइन है, ब्लू वाला लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ सर। है ना।
और होना भी चाहिए। अभी अभी हम लोग जो पढ़े बताओ तो उस लॉजिक से बताओ तो अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना। देखो तो वेपर प्रेशर घट गया बेटा, हाँ है ना, समझ में आ रहा है? अब याद रखना यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये दोनों लाइन का, यहाँ से और ये ग्राफ ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर को। तो अगर आप किसी भी जगह से अगर आप पैरेलल ड्रॉप करते हो, ठीक है, ये जो पैरेलल ड्रॉप करते हो, ये जो गैप मिलेगा इस गैप का नाम क्या होगा? इस गैप का नाम होगा डेल्टा टी। और अगर इस तरफ आ जाओ, लेफ्ट साइड में आ जाओ, यहाँ पर सॉलिड हो गया यानी फ्रीज कर दिया, वहां से इस टेम्परेचर का गैप का नाम क्या होगा? डेल्टा टी एफ। डेल्टा टीडी का ग्राफ पे बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखो, बोलो तो जो रेड कलर का ग्राफ है वो किसका ग्राफ होगा? प्योर सॉल्वेंट का। है ना। ब्लू कलर वाला ग्राफ बेटा और सॉल्यूशन। इसका मतलब ये जो गैप है, इस गैप का नाम डेल्टा टीबी, डेल्टा टी, और इस गैप का नाम डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी, याद रखना, ठीक है ना। इसलिए बेटा क्योंकि अब देखना आपको आगे चल के देखना, ये बुक में ऐसा आपको ग्राफ दिया हुआ, बस इतना दे करके छोड़ दिया। ये ग्राफ आया कहाँ से? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये वो वाला ग्राफ याद आ रहा है, हाँ सर। है ना। यहाँ पर सॉलिड होगा, यहाँ पर लिक्विड होगा, यहाँ पर गैस होगा, और ये प्योर सॉल्वेंट का, ये नीचे आ गया सॉल्यूशन का, ये जो गैप आया बता, इस गैप का नाम होगा क्या? डेल्टा टी। तो ग्राफ में कैसा क्वेश्चन पूछेगा आगे चल करके दिखाएंगे। अब आज इसका मैथमेटिकल फॉर्म पे बात करते हैं। तो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या है बेटा? केबी इंटू मोलालिटी इंटू आई। यहाँ पर केबी का नाम क्या है? एब्सोल्यूट कांस्टेंट या मोलर एलिमेंट कांस्टेंट कहते हैं। पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं वो। केबी किस पर डिपेंड करेगा? हाँ, इसका मतलब समझ ले बेटा, इस लाइन का मतलब समझ। आप जब प्रॉब्लम बनाने बैठोगे, अगर मान ले आपके क्वेश्चन पे सॉल्वेंट सेम रखा है, सिर्फ सॉल्यूट को बदलता जा रहा है, तो समझ जाना थ्रू आउट द कैलकुलेशन आप केबी को चेंज नहीं करोगे। आपके डेटा में, आपके कैलकुलेशन में केबी का वैल्यू तभी चेंज होगा बेटा जब सॉल्वेंट चेंज होगा। हाँ, सॉल्वेंट चेंज होगा। ये बात का जरूर से जरूर ध्यान रखो, ठीक है ना। और केबी का दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दो फॉर्मूला को याद करो, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। केबी का फॉर्मूला एमए मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इन 2000। और यही फॉर्मूला को ऐसे याद रखना कि अगर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की जगह पे लैटिनिटी ऑफ वेपराइजेशन आएगा, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का उड़ा दीजिएगा, तब आपका ऊपर में, ठीक है। फॉर्मूला याद है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है बेटा 4। और इन चारों का यूज याद रखना। कौन बताएगा चारों का मेन यूज क्या है? मॉलिक्यूलर मास चारों का यूनिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइन करना। इसलिए हर क्वेश्चन पे बेटा आपको ये मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने का आपका फॉर्मूला ये होगा। ये है क्या देख लो, बस समझ तो। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या पढ़े बेटा हम लोग? पढ़े केबी इनटू एन, है ना। क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है बेटा? तो हाँ सर। ये बात है। और एक चीज याद रखना, जब बात सॉल्वेंट का हो रहा है, जब सॉल्वेंट का हो रहा है, तो ये बताओ कि हमारे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? वाटर का। वाटर। कम से कम कोशिश करना कि अगर याद रखोगे तो आगे चल के कुछ जगह पर आपको इसका बेनिफिट दिखाएंगे। अगर ये समझ आ गया बेटा तो चलिए कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ऑप्शन बी सर, बॉम्बे। बी होगा। सर बॉम्बे। तो ऑप्शन बी। याद है ना, ये बात आपको लोगों को पहले भी समझाया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो हाँ। होता है वो क्या होता है? वो तो वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, यस सर। है ना। तो एक प्रेशर कुकर के अंदर में वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा।
चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते बेटा। सर बी बॉम्बे 0.05। सुन ले बेटा लोग, जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछेगा 99.9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम तो क्वेश्चन पे क्या मांगा सर है? मांगा है सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब केबी मांगा केबी डेल्टा का फॉर्मूला क्या होगा? केबी केबी का वैल्यू 0.5 0.5 into 13 इनटू मोलालिटी। अब मोलालिटी का मतलब क्या होगा, एक बार फिर से सुनो, मोलालिटी का मतलब क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका मोलालिटी का फॉर्मूला है। वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना? अब चलो पुट करते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा? तो फॉलो क्वेश्चन में सॉल्यूट कौन है? 13.44 CuCl2 इनटू 1000 देंगे। हाँ नीचे Then into खाना दे दिया। 134.4. खाना दे दिए तो ये 134.4 और नीचे ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, कितना सॉल्वेंट को सॉल्व करेंगे बेटा? कर 0.05. 0.05 हाँ सॉल्व करने पर डिलीट हो गया। ठीक है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। सर सी। कौन बोला आंसर? सी। आमी सर। हाँ सर सी सर नाम बोला आमी, Solvent आमी का का नाम बोल बेटा। আমি Solvent। সৌনক বললাম আর ও বললো अरे और नाम तो जिज्ञेस मुबारक सर। मुबारक तो बोल रहा बेटा, कितना खूबसूरत नाम है तेरा मुबारक। अपना नाम बोलता नहीं रे, गाधा है तू, गाधा। वेल डन बेटा, वेरी वेल डन। आंसर इज सी। देखिए एम्स में ये क्वेश्चन आया था। अब देखो इस सम्स को बनाने का आपके पास दो तरीका होगा, दोनों तरीका को समझ लो। अब जो तरीका आपको बेहतर लगेगा आप उसको यूज फाइन। पहले मैथमेटिकल वे में आते हैं, ठीक है? और फॉलो करना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्टेटमेंट को फॉलो करना। यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट में याद रखना, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 100.25 डिग्री सेंटीग्रेड। और किसका सॉल्यूशन सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में 100.5 डिग्री, इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं यही है। देर तक ठीक है। बात मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ से हम उसके पास किस किस डेटा डेल्टा टीबी, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वैल्यू बच गया हमारे पास केबी और Weight W। of solvent. हाँ, तो यहाँ से सॉल्व करके हम केबी, अब आ जाओ बेटा यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या, तो उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे, मतलब नॉट विल बॉइलिंग पॉइंट टीबी के यही फॉर्मूला इज इक्वल टू केबी इनटू डब्ल्यूबी।
into 1000 by molecular weight of solute into weight of solute। अब देखो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर Kb का और WA का जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। WB का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, 3 ग्राम, और इस बार सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज 180 मिलेगा बेटा, ये सॉल्व करके किसका वैल्यू मिल जाएगा, टीबी का, डेल्टा टीबी 3 डिग्री, और टीबी का वैल्यू निकालना, और 3 डिग्री का वैल्यू क्या कौन होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से आप टीबी निकाल सकते हैं। ये हो गया पूरा, हाँ ये हो गया पूरा मैथमेटिकल वे, आपको ये कैलकुलेट करके निकालना है, राइट। बट अब थोड़ा कंसेप्ट पे आओ, डेल्टा टीबी क्या है, तो आप बोलेगा सर ये तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, बोलेगा सर ये वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। हाँ सर। इसको आप ये भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका, सॉल्यूट का। हाँ सर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। यस सर। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब ये बताओ 1 ग्राम यूरिया का मतलब कितना मोल है, होगा 1/60 वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हाँ। और अगर पूछेंगे 3 ग्राम ग्लूकोज का मतलब कितना मोल है, 3/180 दैट इज 1/60। तो दोनों ही मामले में नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ बेटा, सेम। जब नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा तो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम होगा, तो डेल्टा टीबी भी सेम होगा। तो अगर पहला का डेल्टा टीबी आया तो दूसरे का भी यही होगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है। ये था कंसेप्ट का क्वेश्चन। देखो बेटा लोग समझ में आया। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले ये बताओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर इसको सॉल्व करने के लिए Kb इज इक्वल टू R T डिग्री B स्क्वायर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000 का इस्तेमाल करेंगे। हाँ हाँ सर। सर। जी सर। है ना। हाँ सर। अब देखो मेरे पास सब कुछ डेटा मौजूद है, R का वैल्यू, अब देखो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किस यूनिट में दिया है, किलोजूल। 8.314 का मतलब हम R का वैल्यू किलो जूल में बैठाएंगे तो 8.314 इंटू लैटेंट वेपराइजेशन बैठाएंगे 9.7 इंटू 1000, बस इतना कैलकुलेट करना है। देखो बात समझ में आ रहा है। हाँ पर सर। आपका जवाब ये होना चाहिए था कि सर काय को इतना करने का, अपन लोगों को मालूम है, हाँ क्या सर। मालूम है सर, प्योर वाटर का 0.52 होता है 0.52 होता है। केवी, हाँ हाँ ऑप्शन सर, है। यही जरूरत हो ही नहीं जाएगा। है, यस सर। है ना। इसी को बोलते कुछ चीज खाना रेडी रखो बेटा तो काम आगे जल्दी बढ़ेगा। यस ठीक है, तो दोनों तरीका दिखा दिए। अगर मान लो ये पानी का वजह कोई और क्वेश्चन होता तो आपका सॉल्व करने का तरीका यही है। सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलो ये आप लोग बनाओगे, हेल्प कर दे। अगर आपके सामने नोट्स है तो ठीक, नहीं है तो बेटा आपका इस बार फॉर्मूला इससे बनेगा। Kb इज इक्वल्स टू Ma R T डिग्री B स्क्वायर
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000। देखो तो केबी का वैल्यू दिया क्वेश्चन में, जी सर। कितना है? ये है केबी का वैल्यू, 3.3। है ना। और कौन है हमारे पास? टॉल्विन। तो टॉल्विन का मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, टॉल्विन का मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा। आर का वैल्यू पता है, टी डिग्री का भी वैल्यू दे दिया है, और मांगा किसका वैल्यू बेटा? डेल्टा एच का वैल्यू है। तो देखो तो ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी आपका कैलकुलेशन है। फॉर्मूला बैठाइए, सॉल्व कीजिए। हाँ हो जाएगा बेटा। आगे बढ़े, कैलकुलेशन कर लोगे। देखो फेज डायग्राम पे क्वेश्चन आ गया, यही वजह था मैं फेज डायग्राम का कुछ बेसिक नॉलेज दिए थे ताकि आप पकड़ पाओ क्वेश्चन को। सर ऑप्शन बी बॉम्बे, ए बी। बोलो ऊपर वाला में क्या पढ़े थे? जो ग्राफ ऊपर रहेगा वो किसका रहेगा? प्योर का? Pure कि प्योर solution का? सॉल्वेंट होगा, है ना? नीचे वाला और जब सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन बनाएंगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा बेटा, तब आंसर बॉम्बे होगा। सॉल्यूशन। हाँ हम्म ठीक है। हाँ जी सर। अगला हेडिंग, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग Freezing पॉइंट। अब सुनो, अगर आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझ गए या याद रखोगे बेटा, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा। एक बार ग्राफ पे पहले बात कर ले इसका, याद है ये ग्राफ हम लोग पढ़े थे? ग्राफ से पहले ये आ गया, चलो देखो सब कुछ सेम टू सेम है, यहां से मिलाओ। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई, वहां पर क्या था? बस डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे समझ लो। बताओ तो हम लोग क्या पढ़े थे? डेल्टा टीवी जो था वो क्या था? इम्प्योर माइनस प्योर ना। लेकिन डेल्टा टीएफ जो होगा वो होगा प्योर माइनस इम्प्योर। देखो प्योर माइनस इम्प्योर, क्योंकि बेटा इस मामले में बताओ तो समझ में आ रहा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट तो घट या फ्रीजिंग पॉइंट तो घट जा रहा है ना। हाँ इसका सर। मतलब प्योर के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का कम होगा, तो ये उल्टा है। बाकी जितना भी फॉर्मूला, डेफिनेशन, लैंग्वेज सब देखो सेम टू सेम। क्रायोस्कोपिक कहेंगे इसको कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और केस किस पर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? ये दो फॉर्मूला है। बताओ तो पिछली बार का फॉर्मूला इस बार का फॉर्मूला में क्या चेंजेस हुआ? उसमें वहाँ वेपराइजेशन वेपराइजेशन था था, या फ्यूजन आ फ्यूजन। गया? यहाँ फ्यूजन हो गया। हाँ सर। वहां बी था, यहाँ एफ हो गया, है ना। तो हम्म। फॉर्मूला, कैलकुलेशन सब कुछ बेटा एक जैसा मिलेगा। और फॉर्मूला ये मॉलिक्यूलर वेट का, ठीक है। और वाटर का केएफ का वैल्यू कितना होता है? 1.8। 8 याद है ये ग्राफ? अब इस ग्राफ में अगर हम लोग बातचीत करते फिर से देखो, तो इस बार बोलो डेल्टा टी कहाँ दिखेगा? या यहाँ से याद रखना, ठीक है ना। जहां पर कौन सा पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट हो रहा है, वहां से लेकर के फिर आगे जो भी लाइन मिलेगा उस लाइन का गैप को हम लोग क्या कहेंगे? डेल्टा टी एफ। जैसे कि ये ग्राफ है ना। और इस वाले को क्या कहेंगे बेटा अगर ये वाला लाइन टाने तो? डेल्टा टीबी। हाँ, ये होगा डेल्टा टीबी, और इस वाले का नाम होगा डेल्टा टीएफ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। अब जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए तो किसका किडनी में दम है जो आंसर देगा। ये क्वेश्चन बेटा बहुत पुराना क्वेश्चन है, आईआईटी में आया था, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट से भरा हुआ है।
স্যার লোয়ার বি হবে। सुनो, आप लोगों को अभी एक लॉजिक देने वाले बेटा, उस लॉजिक पे पहले ध्यान देना, नोट करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। क्या? सुनो, बात करते रहना, रिप्लाई देते रहना। बोलते हो बेटा इस सिंबल को आप क्या पढ़ोगे? डेल्टा पी बाई पी, बोल इस सिंबल को क्या पढ़ोगे? सर फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर। अच्छा, relative lowering of vapor pressure. पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी ए को आप क्या पढ़ोगे? Relative lowering of vapor Relative pressure. lowering of RLVP? vapor लोअरिंग ऑफ हाँ सर। हाँ आरएलवीपी है ना? हाँ, हम्म, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। समझे बात? सिंबल समझ में आ रहा है, लैंग्वेज समझ में आ रहा है बेटा? yes sir, yes. अच्छा, डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया? बोले सर एलवीपी हाँ। है ना भाई? हम्म, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Relative lowering of vapor रिलेटिव pressure. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो याद रखना डेल्टा पी बाई पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आगे कुछ बात समझ लो फिर बात करते हैं। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है? और होना भी चाहिए, क्योंकि यही तो खेल है बेटा। ये चारों का चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और आई किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। यानी हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन आई के साथ क्या होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ तक ठीक है? हाँ हाँ अब सर। आगे जो याद रखना वो ये याद रखना कि इसके अंदर डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पाया गया, इसके अंदर टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पाया गया, इसके अंदर टीएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई पाया गया है। ये जरूर से जरूर याद रखना। बोलो टीएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई क्यों हो गया? तो बोलेगा सर टीएफ तो माइनस में चला जा रहा है। हाँ सर। पानी का एग्जाम्पल ले लो, समझ लो। हाँ सर. तो याद क्या रखना? सुन अब लॉजिक। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई के साथ कैसे रिलेटेड है बेटा? डायरेक्टली Directly. है ना? हाँ. चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई के साथ कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली। Directly. Yes sir. हाँ डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन बाकी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी बात करेंगे। याद रखना, याद रखना, यहाँ समझो, याद रखना बेटा कि ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, हाँ सर। Oh, yes sir. है ना? हाँ लेकिन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है उसके साथ आई का क्या रिलेशन है? तो इसको थोड़ा सा याद रखना कि यहाँ पे भी सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेप्ट TF. TF. टीएफ। ठीक है, याद रखना है। हो गया? बिल्कुल. अब आप क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है बेटा? मर्क्यूरिक आयोडाइड HgI2 और पोटेशियम आयोडाइड Ki, और ये दोनों रिएक्ट करके बनाता है K2Hg I4। ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए तो ही सॉल्व कर पाओगे। दरअसल में इस क्वेश्चन को बनाने का खूबसूरती ये है बेटा कि इस क्वेश्चन को बनाया गया है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन के साथ साथ। वैसे कोई बताएगा K2Hg I4 को एक और नाम से भी पुकारते हैं? Milan's base. हाँ, नॉट मिलन, नेचुरल रिएजेंट है, याद है पड़ा? हाँ, yes sir. अमोनिया के टेस्ट में ये- यूज होता है. हाँ, अमोनिया का टेस्ट में यूज होता है। अब ध्यान से समझना, मेरे से बात करना। बोलो, अब आपके सामने केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। चलो देखिए किसके किडनी में दम है। बोल, रिएक्टेंट साइड में आपको कितना पार्टिकल दिख रहा है और प्रोडक्ट साइड में आपको कितना पार्टिकल दिख रहा है? रिएक्टेंट साइड में 3 पार्टिकल और प्रोडक्ट में 1. प्रोडक्ट में 3। प्रोडक्ट अब में जवाब 3। सुनो, रिएक्टेंट साइड में आपको 7 पार्टिकल दिखेगा। बोलेगा सर यहाँ पे मिलेगा Hg2 प्लस हाँ और सर। 2 I माइनस, और यहाँ से तीन। मिलेगा 2 पोटेशियम प्लस और 2 आयोडीन माइनस, है ना? सब मिलाकर हाँ, के सर। 7 पार्टिकल इधर हुआ। ठीक और है. यहाँ से आपको 3 पार्टिकल मिलेगा। 3 एक पार्टिकल मिलेगा। 2K प्लस
और एक हाँ। कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 यस सर। तो वो हाँ सर। reaction के बाद रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा या घटा? घटा। घटा। decreased नंबर ऑफ पार्टिकल घट गया मतलब आई घट गया, तो आई घट गया तो टीएफ बढ़ जाएगा। गया। बढ़ गया Freezing point, yes। ऑप्शन ये है। होगा है क्वेश्चन समझो बेटा? हम्म। हाँ है ना, सर। जबरदस्त क्वेश्चन था बेटा। देखो तुम लोग का 45 के पहले का क्वेश्चन है। हाँ तो बेटा सर। जन्म नहीं हुआ तब का हाँ, आगे का सर। क्वेश्चन है ना, लेकिन हाँ। बढ़िया क्वेश्चन था। फाइन, आगे बढ़े चलिए। इसको बनाते बेटा आप लोग, चलो कोशिश करो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। सर ए होगा। तुमसे बेटा ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले बना के रखा, याद हो गया आंसर। हाँ सर बनाया इसीलिए। यही तो, वेरी गुड बेटा, वेल डन। हमसे यही तो बोलते बेटा कि PYQ को इतना प्रैक्टिस कर लो कि तुम खेल पकड़ना सीख जाओ। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है यस बेटा, सर। है ना। ये दिखने में डरावना है लेकिन ये ऐसा बड़ा है नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, आपको मोलैलिटी दे दिया बेटा 0.2। क्वेश्चन को फॉलो करो मेरे साथ। किसका सॉल्यूशन है? एसिड का सॉल्यूशन। और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू दे दिया है। तो जाहिर सी बात है जब डिसोसिएशन का खेला आ गया, याद करो आपको हम डिसोसिएशन के आई क्या पढ़ा था, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब ये जो एसिड है, अगर ये एसिड टूटता AH तो टूट करके क्या देता? A माइनस देता और H प्लस देता। इस मामले में N का वैल्यू कितना लेंगे? 2 लेंगे। और लेंगे। अल्फा का वैल्यू बोल दिया 20%, तो 20 का 0.2 मतलब होगा 0.2 प्लस 2 इंटू 0.2, तो आंसर कितना आएगा? 1.2 आएगा। 1.2। आई का वैल्यू मिल गया। हाँ सर। और आपसे मांगा क्या है बेटा इस केस में? फ्रीजिंग पॉइंट मांगा। चलिए हाँ पहले सर। डेल्टा TF निकालते हैं। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा? बोल, KF इंटू 0.2 into 1.86 अब वैल्यूज को पुट करेंगे तो 1.86 आएगा, मोलैलिटी 0.2 आएगा और 0.2 आई का वैल्यू into 1.2 आएगा, 1.2 हाँ हाँ है ना। लगभग अब इसको अगर आप- 0.45। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 0.45 आएगा। लेकिन 0.45 किसका वैल्यू आया? डेल्टा TF का वैल्यू आया। डेल्टा TF TF अब डेल्टा जीरो TF से क्या माइनस होगा? करना पड़ेगा। 0 माइनस माइनस TF, हाँ हाँ सर। 0 यही है माइनस ना 0.2 डेल्टा। बिल्कुल सर। और हमारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। तो वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना पुट करेंगे? 0। 0 डिग्री जब सेल्सियस। आपका अब आपका कैलकुलेशन क्या बन गया? 0.45 इक्वल टू 0 माइनस TF। TF का वैल्यू क्या हो ठीक है। जाएगा? माइनस 0.45 45 डिग्री सेल्सियस। हाँ क्लियर कर बेटा लोग, क्लियर कर। जी सर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को अभी हम स्किप करेंगे, आप लोग असाइनमेंट भेजा, आप लोग वहां से बनाइएगा। देखते हैं ये क्वेश्चन सेम टू सेम है जो अभी हम लोग किए, एक जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल, हाँ सर हाँ हाँ सर। सर। है ना। ये कहाँ आया है? JEE मेंस का क्वेश्चन आ चुका है बेटा। इस तरह का क्वेश्चन अभी एग्जाम में बहुत पूछ रहा है। ठीक है, आइए ऑस्मोसिस पे बात करते हैं। नो द क्वेश्चन अराइजेस कि आप लोग को ऑस्मोसिस पढ़ाना पड़ेगा। आप सर बायोलॉजी में था तो कहाँ पे 42 दो बार दे दिए बेटा? अबे एक माइनस है एक प्लस में, वो तो ध्यान दे। यहीं से तो एक चीज क्लियर हो जाएगा मेरा ढक्कन कि आंसर डी तो पॉसिबल ही नहीं है। ओ तो ऐसा तुक्का में मत जाना, ऐसा डॉक्टर बनेगा ना तब से खतरनाक इलाज करेगा। हाँ जानते हो डॉक्टर, हाँ सही बात है बेटा, को वो जो लॉजिक लगाया है यकीन मानो। आपको जानते हैं डॉक्टर्स लोग जो होते हैं ना बेटा, उन लोगों का अपना एक गट फीलिंग, अपना एक इनर सेंस होता है, उन लोगों का अपना एक परसेप्शन होता है जिसके बेसिस पे वो गेस करते, डायग्नोज करते कि सामने वाले को क्या बीमारी हो सकता है। हाँ क्योंकि डॉक्टर बेटा डायरेक्टली उसके हाथ में तो सारा का सारा पैथोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं है ना कि वो रिपोर्ट देख करके डायग्नोसिस करे। फर्स्ट डायग्नोसिस कैसे होता है बेटा? फर्स्ट डायग्नोसिस तो स्टेथोस्कोप लगा के ना, सिम्टम्स देख के बोलना डॉक्टर, पड़ता। हाँ तो एक डॉक्टर का खेल वहीं से शुरू होता है। एक डॉक्टर का जो शुरुआत होता है वो उसका
इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे जैसे डॉक्टर पुराना होता जाता है, जब उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसका गेसिंग बहुत मजबूत होता है। उसका गेस कि हाँ इसको ये हो सकता है, ठीक है। तो आपका गेस मजबूत होना चाहिए। डायलेमा वाला गेस करोगे तब तो तेरा पेशेंट निकल जाएगा रे, तो बिना टिकट का निकल जाएगा। चलिए ये बताओ कि ऑस्मोसिस पता है ना क्या होता है? हाँ चलो कुछ सवाल रखते हैं, बताओ ऑस्मोसिस में किसका फ्लो होता है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का? ओनली सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट ओनली सॉल्वेंट का। किसके थ्रू से फ्लो होता है? सेमी परमेबल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वेरी गुड। अगला सवाल, फ्लो का डायरेक्शन बताइए। हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट के हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूट जैसे लोअर स्टिक के हायर। चलो, ऑस्मोसिस पढ़ाने के लिए मेरे टीचर हमको एक क्वेश्चन देके के समझाए थे, और वो क्वेश्चन आज तक मेरा दिमाग में बैठा हुआ है। और वो केमिस्ट्री में नहीं, बायोलॉजी में सर हमको समझाए थे। सर का नाम था डॉक्टर अली अख्तर। ठीक है, आओ आपके सामने वही सवाल रखते हैं। 3 सेल है बेटा आपके पास, सेल ए, सेल बी एंड सेल सी। ठीक है, सेल ए में सॉल्वेंट मान ले 100 ग्राम है। ऐसा करो, ABC कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि हम लोग ए को क्या मानने वाले बेटा, सॉल्वेंट, और बी को सॉल्यूट मानेंगे। तो XYZ 3 सेल है, और सेल एक्स में सॉल्वेंट 100 ग्राम है और सॉल्यूट जो है वो 50 ग्राम है। सेल बी में सॉल्वेंट जो है 100 ग्राम है और सॉल्यूट जो है वो 25 ग्राम है। सॉरी, सेल वाई में। और सेल जेड में सॉल्वेंट जो है वो 50 ग्राम है और सॉल्यूट जो है वो 25 ग्राम है। नाउ द क्वेश्चन आर इज इट कि टेल मी द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स से वाई। ना वाई से एक्स, वाई से जेड, ना जेड से वाई, ना एक्स से जेड या जेड से एक्स। चलो आराम से किडनी यूज करो, ठंडा दिमाग से लगाओ, किडनी इस्तेमाल करो, जवाब दो बेटा। सर 2 होगा, Y से X और Y से Z। इसको सॉल्व सर, करने के लिए सबसे पहले जानते हैं आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपका काम है कि सॉल्यूट को कांस्टेंट कर दो। हाँ, Z को सॉल्यूट का कांस्टेंट करना पड़ता है ना, सॉल्यूट को कांस्टेंट कर दो। तो देखो, तो y और z में सॉल्यूट कांस्टेंट है। है। हाँ, नहीं Y और Z में हाँ। नहीं है, Z में y और z में सॉल्यूट कांस्टेंट है। हाँ हाँ सॉल्यूट सर, कांस्टेंट 25 ग्राम। है ना। हाँ, अब x में जब हाँ। कांस्टेंट बनाने जा रहे थे, x में क्या कर दिए, a हो गया 50 50 या ग्राम 25। कर दिए। अब हाँ। तीनों में सॉल्यूट कांस्टेंट है। अब बोल सॉल्वेंट किस में ज्यादा दिख रहा है? Y में Y में। y में। और कहीं ज्यादा दिख रहा है बेटा? नहीं, नहीं। तो इसका मतलब फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? y से x की Y तरफ Y से X, X और Y से Z। और y से z की तरफ होगा। यस सर। आ गया समझ में? हाँ ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस, तो ये ऑस्मोसिस था बेटा। बाकी आपके नोट्स पे सब डेफिनेशन वगैरह दिया हुआ, पढ़ते रहना। ठीक है, आइए ये सब बोर्ड लेवल पे पढ़ाने के इस्तेमाल करता है। अब अगला टर्म पे आते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए एक लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। पहले उस लॉजिक को सुनना, और फिर इस लॉजिक के बेसिस पे हम लोग का आंसर निकालेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहले लॉजिक सुनो। मान लो कि हमारे पास एक पाइप है। क्या चीज का पाइप है बेटा? देखो यहाँ पर हमारे पास एक नल का पाइप जिससे पानी निकलता है यहाँ से। अब साथ में ये मान लो कि इस नल के मुंह पे, ये पाइप के मुंह पे एक कपड़ा बांध है, कपड़ा बांध दिए, और अभी पानी फ्लो नहीं कर रहा। तो चलो आपका बायोलॉजी के टर्म में बात करेंगे। बताओ इस वक्त जो कपड़ा आपको दिख रहा है वो कपड़ा किस फॉर्म में दिख रहा है? टर्जिड फॉर्म ना फ्लैसिड फॉर्म? फ्लैसिड फॉर्म। फ्लैसिड है ना? यस सर। है ना। अब इमेजिन करो कि नल से पानी आना शुरू हुआ, बहुत तेजी से पानी निकल रहा है यहाँ से। जैसे पानी निकलना शुरू करेगा तो ये जो आपका कपड़ा टर्जिड फ्लैसिड फॉर्म में था वो कैसा हो जाएगा? बोल। टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड है ना। तो टर्जिड होने का मतलब क्या हो रहा है? इसका ये मतलब हो रहा है कि वो पानी अपना एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है कपड़े के ऊपर, तभी तो वो टाइट हो गया। हाँ सर।
अब मान लो कि पानी जिस तेजी से बाहर निकल रहा है, से फॉर एग्जाम्पल वो 10 यूनिट प्रेशर अप्लाई कर रहा है कपड़े के ऊपर और बाहर निकल रहा है 10 यूनिट प्रेशर से बाहर निकल रहा है। अब अगर आपके सामने एक कंडीशन रखते हैं कि जिस डायरेक्शन में पानी निकल रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में 8 यूनिट प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो बोल पानी को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। 9 यूनिट अप्लाई करेंगे, नहीं 10 यूनिट अप्लाई करेंगे, हाँ सर हाँ हाँ 11 यूनिट अप्लाई करेंगे, हाँ अंदर चले हाँ 12 यूनिट करेंगे। जा कहाँ रहा वो नहीं, मेरा सवाल है कि पानी का फ्लो को रोकना है। हाँ तो सर रोकने के लिए क्या 8 9 10 11, तो बोले 8 नहीं 9 नहीं, हाँ हाँ हाँ, यही है ना? हाँ यस सर। अब इसका सुनो, अब इमेजिन, अब इसको चेंज करो। ये जो कपड़ा है बेटा, ये कपड़ा कोई और नहीं, कौन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू से सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट फ्लो करता है। ठीक है, अब एक एक करके सवाल का जवाब देना कि ऑस्मोटिक प्रेशर में करते क्या बेटा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर में सॉल्वेंट का फ्लो को रोकना है, जो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है उसको रोकना है, यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस को ही रोक देना है। सवाल का जवाब दो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए आप एक्सटर्नल प्रेशर किस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे? जिस डायरेक्शन वाटर फ्लो है उसका आप अपोजिट बोलेगा सर ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ऑपोजिट टू Yes, द sir. फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल हाँ, सर। sir. है ना? हाँ और कौन सा प्रेशर अप्लाई करोगे, मिनिमम की मैक्सिमम? मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम 10 10 मिनिमम। मिनिमम मिनिमम। देखो 10 पे भी हो रहा है, 11 पे भी हो रहा है, 12 पे भी हो रहा है, और आगे भी होगा, हाँ है ना? 10 देंगे। हाँ इसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसको मानेंगे? मिनिमम। तो आप कुछ कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा? तो पहली बात तो याद रखना, ये मिनिमम प्रेशर, और कैसा प्रेशर है? एक्सटर्नल प्रेशर है। आया बात समझ में? और इसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे? जिस डायरेक्शन में सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। और क्यों अप्लाई करेंगे? ताकि सॉल्वेंट का फ्लो को रोक दिया जाए। बात आया समझ में? डेफिनेशन समझे बेटा आप लोग? हाँ सर ठीक है, चलिए अब ये सब, हाँ अब अगला एक टर्म आने वाला, ऑस्मोल। ये टर्म थोड़ा सा जान के रखो तो आपको आगे चल करके बहुत फायदा होने वाला। ऑस्मोल किसको कहते हैं? एक और टर्म आएगा, ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी एक और टर्म हो सकता है, ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे कहा जाए, ध्यान से सुनना, कि आपके पास 1 मोल NaCl है, सुनना बेटा सवाल को, आपके पास 1 मोल CaCl2 है, आपके पास 1 मोल ग्लूकोज है, C6H12O6, और अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल NaCl में कितना ऑस्मोल है, 1 मोल CaCl2 में कितना ऑस्मोल है, या 1 मोल ग्लूकोज में कितना ऑस्मोल है, या सवाल ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 1 मोलैरिटी मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, उसमें कितना ऑस्मोलैरिटी है? जवाब सुनो क्या है। इसमें 2 ऑस्मोल है, इसमें 3 ऑस्मोल है, इसमें 1 ऑस्मोल है। मतलब ऑस्मोल निकालने के लिए आपका जो खेल होगा बेटा, समझो, वो होगा जितना मोल होगा वो इनटू वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट फैक्टर। देखो अब आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल सर। है ना? तो अब आप लोग आंसर बताओ कि अगर 1 मोलैरिटी AlCl3 है तो उसका ऑस्मोलैरिटी कितना होगा? 4 4 होगा 4। जी। हाँ आ रहा बात समझ में बेटा लोग? सबको क्लियर है? देखो तो हाँ सर। ये सब आपको याद करना बेटा। ठीक है, हाँ सर आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल याद कीजिए, इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग? लॉ। कौन सा लॉ? वेंट ऑफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर।
देखो लॉ क्या कहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तब जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा। और इन दोनों को अगर मिला दे तो क्या कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो दिया जाएगा बेटा वो कौन है, आर। ये आपका पहला फॉर्मूला। अब इसका मॉडिफिकेशन सुनो, टी का मतलब होता है मोल बाय वॉल्यूम आर टी, तो अब आपका ये फॉर्मूला बन गया पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी। अब एन का मतलब होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो आपका एक और फॉर्मूला बन गया। और जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इन सब फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब आप देखो क्या कहते हैं, पढ़ो ये सब, है ना। सी आर टी अगर वेंट ऑफ फैक्टर तो आई ले लेंगे, यहाँ से क्या बन गया पाई वी को एन आर टी, पाई वी को एन आर टी, और अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो डब्ल्यू आर टी बाई पाई वी हो जाएगा। अब कुछ और लैंग्वेजेस उस पर ध्यान दो। याद रखना कि हमारे पास जितना भी मेथड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार, उन चारों में से सबसे बेहतर मेथड किसको माना जाता है, ऑस्मोटिक मॉलिक्यूलर वेट। हाँ ऑस्मोटिक, इसमें एरर होने का चांसेस बहुत कम पाया गया। एंड आई होप कि ये सब आपको टर्म पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसको कहेंगे जिसका कंसंट्रेशन कम होगा, यानी जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। हाइपोटोनिक उसको कहेंगे जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। और आपको जो मतलब है वो इस टर्म से मतलब कौन सा टर्म, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक उसको कहेंगे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, इसका मतलब पाई 1 पाई 2 सेम होगा। अगर पाई 1 पाई 2 सेम है इसका मतलब C1 C2 सेम है। देखो कितना तरीके से लिख सकते हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को लिखने का तरीका पे ध्यान दो, कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो पाई 1 पाई 2 सेम होगा, C1 C2 सेम होगा। C का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन मोल बाय वॉल्यूम पे N1 बाय V1 इक्वल्स टू M2/V2, और मोल का मतलब होता है बेटा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि W1 by M1 V1 equals to W2 by M2 सेम होगा। ये चारों चीज आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना है। जब आपके क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ होगा, आइसोटोनिक कंडीशन। पढ़ो इसको। पढ़ा देखते याद है, ये सब आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। हाँ सर। है ना। अब ये वाला देखो तो पढ़े। हाँ सर, जी सर। ये सब आपके स्कूल लेवल में क्वेश्चन हुआ करता था। ग्लाइकोल का इस्तेमाल कोल्ड कंट्रीज में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, टू डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अदरवाइज कार रेडिएटर में पानी जम जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वैल्यू आपको रखना है। हाँ सर। ठीक है, 0.91% सॉल्यूशन ऑफ प्योर NaCl का कंसंट्रेशन, यानी कि वो किसके साथ आइसोटोनिक पाया गया, ह्यूमन आरबीसी के साथ। क्या आपको पता है कि आपके बॉडी में जितना भी इंजेक्शन दिया जाता है या सलाइन दिया जाता है, उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और हमारा ब्लड का कंसंट्रेशन सेम होता है। सेम आइसोटोनिक होना चाहिए। सेम होता है। अगर सेम नहीं होगा तो बोलो क्या होगा, गंडगोल। तो मर जाएगा। फिर मरने का तरीका अलग अलग होगा, तो सिकुड़ के मरेगा और कोई या से फुल तो तो फूल के बात मरेगा। करके बात है ना, मैं आइदर एंडोऑस्मोसिस होगा या एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, ये सब पढ़ लेना आप लोग। हाँ, जानते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, तो फिर ग्रेटर देन तो जैसे एक्सटर्नल प्रेशर देके सर उसको उल्टा करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर आता है बहुत ज्यादा हो जाए, प्रेशर दिले
हाँ हाँ यस सर। फिल्टर में होता है। किसमें होता है? आरओ वाटर। आरओ जो होता है सर, कहाँ मिलता है वाटर? तो फिल्टर में। और कहीं? और कहीं बेटा? वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट में जब हम सी वाटर से हाँ, सॉल्ट सर। अलग करते हैं तब। तू हमको देख पा रहा रे? हाँ हाँ सर। हाँ सर। अरे কেমন আছিস? ভালো আছিস? है सर। अब देखो क्या दिखा रहे हैं। यह देखो, ये देख, अभी पानी का एक बॉटल है। अगर आप लोग देख पाओगे काफी छोटा छोटा लिखा हुआ है। रौनक उतना जोर मत लगा बेटा, आंख बाहर आ जाएगा तेरा। नहीं समझ आएगा, काफी छोटा लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप में से किसी के पास भी इस वक्त पानी का कोई भी बॉटल किसी भी कंपनी का हो, किसी भी ब्रांड का हो, आप उठा करके उसका लेवल पढ़ना, तो आपको वहां पे ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो पानी प्यूरिफाई किया गया, कई मेथड में से एक मेथड का नाम रिवर्स ऑस्मोसिस लिखा हुआ मिलेगा। समझे? जी सर। रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट को सीख ले। वो इसलिए बेटा कि अगर नीट नहीं निकला तो रिवर्स ऑस्मोसिस के मेथड से समंदर से पानी लाएगा, उसमें से प्योर पानी निकालेगा, फिर थोड़ा सा मिनरल डालेगा और पानी बेचेंगे। 20 रुपया बोतल बेचेगा और क्या करेगा? और सर सॉल्ट भी बेच सकते हैं हम, एडेड एडवांटेज। हाँ सॉल्ट भी है। देखा, ये लड़का बिजनेसमैन करेगा, देखेगा। है ना? हाँ सर। তো সল্টের কত দাম হয়? বেশি তো হয় না। अरे बाबू, बिजनेस में ना एक पैसा भी मैटर रखता है, तो दाम थोड़ी ना देखेगा। हाँ सर। चलो पढ़ो इसको। कौन है? वीडियो बंद कर। जी सर। ठीक है? और ये देख, सेमी परमेबल में ना प्रेशर अप्लाई कर। देख, ये डाला और प्रेशर बढ़ाया और प्रेशर बढ़ाया, तो देख राइट साइड में क्या हो रहा है? वाटर का लेवल बढ़ रहा है ना? ये प्योर सर। वाटर आपका एक तरफ, ठीक है? लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट वाटर, राइट साइड में आपका प्योर वाटर मिल रहा है। इस तरीके से हम लोग डिसैलिनेशन ऑफ वाटर करते हैं। आओ बनाओ तो इस क्वेश्चन को बेटा। सर ए। सर ऑप्शन ए मिलकर के सर। बनाते, देखो तो 110। यार हाँ देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? ये आइसोटोनिक ना? जी सर। हाँ सर। देखो आइसोटोनिक की लिख सकते हैं W1 by M1 V1 M1 equal to V1 W2 by, M2 V2। है ना? अच्छा, अब थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना। हम ये बोल सकते हैं 5.25% का मतलब होगा 5.25 ग्राम इन 100 ml। हाँ सर। अरे परसेंट का मतलब क्या था? 100 में कितना, यही है ना? हाँ। और 1.5% देने का मतलब क्या होगा? बोल। 1.5 ग्राम इन 100 ml, यही है ना? अच्छा, ये जो 1.5% है, ये किसका वैल्यू है? यूरिया। ये सर यूरिया यूरिया का। का। जी और सर। 5.25 किसका है? अननोन सब्सटेंस का है। हाँ तो चलो इसको हम यूरिया मान लेते हैं और इसको अननोन सब्सटेंस मान लेते हैं।
अब डेटा पुट करते हैं, बोले यूरिया का W1 कितना बेटा 1.5, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 और यूरिया का वॉल्यूम कितना होगा 100 मिलीलीटर, 100 ml, है ना। अब राइट साइड में आ जाए बेटा, बोल अननोन सब्सटेंस का वेट 5.25, 5.25, उसका मॉलिक्यूलर वेट पता करना और वॉल्यूम 100 है। 100, अब आपका कैलकुलेशन बचता करके देखो बेटा 100 कट गया हाँ यहाँ तो पे, यही होगा। यहाँ पे एक और जीरो दे करके डेसिमल उड़ा दे, मॉलिक्यूलर वेट अब आपको कितना आता है बोलो 525 into 60 by 150, 150, है ना। सॉल्व करो इसको, काट दो 0 0 इधर से, 5 से काट दो 3, इधर 5 से काटेगा कितना आएगा बोल 105, 105, इसको काट दे into 2 तो 105 into 2 210, 200 हाँ आया समझ में। यहाँ मार्किंग गलत है बेटा, गलती हो ऊपर जाएगा, वो मार्किंग गलत है। चलो, और ये क्वेश्चन थे बेटा आप उठा करके देखो PYQ में, जेई में, नीट में कुछ का कचरा कर दिया। इवन इस साल भी पूछा, अगर आप 2021 का पेपर उठा करके देखोगे ये क्वेश्चन फिर से आया था, जबकि इस वक्त ये क्वेश्चन कब का देखो 1996 में, 2021 में क्वेश्चन फिर पूछा है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में भी हुआ करता था अगर आपको ढंग से पढ़े होंगे तो। हाँ क्या मांगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन मांगा है, 10 ग्राम हाँ ग्लूकोज, तो पहले क्वेश्चन ऑप्शन सी सर 10 ग्राम यूरिया है और 10 ग्राम कौन है बेटा सुक्रोज। सुक्रोज सुक्रोज, और ऑस्मोटिक प्रेशर का मेरा फॉर्मूला पे बात करेंगे तो फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर WRC/M। वेट आप क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे तो W तीनों के लिए सेम है, R तो बाय बर्थ कांस्टेंट है, हाँ ई भी कांस्टेंट और तीनों की वॉल्यूम भी सेम है, चेक करो। सेम दिया, हाँ सर अगर मतलब कोई चीज इनवर्सली वैरी कर रहा है तो वो कौन वैरी कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास है ना। मास हाँ इनवर्सली, तो अगर आप ऑर्डर देखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उसका होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा। कम होगा कम होगा। यूरिया कितना होता है बेटा, यूरिया का सबसे होगा, कम होता है 180 यूरिया। होता है, हाँ यूरिया का 60 होता है, सुक्रोज का 342 होता है। 342 हाँ सर। जी सर सबसे कम यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का, तो ग्लूकोज, सबसे सुक्रोज। ज्यादा प्रेशर यूरिया का होगा P2, P2 के बाद कौन आएगा 1, P1, P3, P1 के बाद कौन P1 आएगा, plus मिनिमम P3 हाँ सी जल्दी बोल बच्चा क्वेश्चन है। सर सी ऑप्शन। ऑल all, हाँ। आर्टिफिशियल में सर एग्जांपल दिखाए थे। सर डी ऑर्बिट, दिल्ली। सर हाँ सर दिल्ली हाँ सर, अब क्वेश्चन सुनो बेटा, जो लोग नहीं बना पाए ध्यान से सुनो। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो आपको ये ढूंढना है कि किसका ऑस्मोलैरिटी सेम है। बोलो यूरिया का ऑस्मोलैरिटी कितना होगा बेटा हाँ सर 0.1, बिल्कुल और हाँ। इसका ऑस्मोलैरिटी कितना हो जाएगा 0.2, 0.2, है ना। आप ऑप्शन हाँ। बी में आ जाए, यूरिया का ऑस्मोलैरिटी कितना होगा 0.1, 0.1, और बोलो इसका ऑस्मोलैरिटी कितना होगा 0.6, 0.6 हाँ NaCl का कितना होगा बेटा 0.2, 0.2, और ये 0.3, 0.3 3, अब बोलो इसका ऑस्मोलैरिटी कितना होगा 0.3 हाँ यस हाँ सर सर, और इसका कितना होगा, 0.3 0.36, लगभग लगभग सेम और आपको बोला सेम है, हाँ। एक्सपेक्ट, लैंग्वेज पे ध्यान दे, लैंग्वेज पे ध्यान दो। हाँ एक्सपेक्ट यस तो आप किसमें आशा रखते हो, किसमें उम्मीद रखते हो कि वो आइसोटोनिक हो सकता है हाँ तो डिफरेंस में जितना डी, कम होगा दिल्ली। हाँ है ना, ये होगा। रौनक चुप रहेगा, तुम कौशुनी तुम चुप रहेगी बेटा, रुको तो बाकी बेटा लोग ये सब क्वेश्चन तुम लोग को करा चुके, तुम लोग चुप रहो। बाकी बेटा क्वेश्चन दे तो बहुत अच्छा, हाँ यहाँ पे करेक्शन करेंगे आप, 0.01 है ये,
सर y साइड, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। और अगर इसको हम ऐसा कर दे कि इसको बोले 0.1 और इसको बोले 0.01 तो सर क्वेश्चन चेंज की बेटा। एक साइड एक साइड 4.4.5। हाँ सर एक साइड। एक साइड, एक साइड। बोलो। बोलो क्वेश्चन ही बोल बेटा। तो नो कलर फॉर्मेशन হবে তো। नो कलर फॉर्मेशन, सॉल्यूट तो ट्रैवल नहीं কোনটা करता। প্রথম কোনটা দিল্লি, প্রথমটা না দিল্লি। প্রথমটার দ্বিতীয়টা? কথা বলছি স্যার। না মানে আমি যদি বলি এই কন্ডিশনটা দিই তাহলে এই কন্ডিশনে কোন দিকে যাবে বলো? স্যার দুটো কন্ডিশনেই নো কালার ফরমেশন স্যার স্যার, কালার কারণ ফর্মেশন হবেই না। হবে না, ना सर। अब तुम दोनों सॉल्यूट पूछो तो बेटा, ट्रैवल बाकी- करे ना। हाँ सर। जब बेटा बाकी बेटा लोग को समझा लेंगे रे। सुन बेटा लोग एक जबरदस्त क्वेश्चन है ये, सुन आंसर होगा कोई। अच्छा पहले क्वेश्चन को समझो कि ब्लू कलर कब बनेगा। आपका जवाब है कि ब्लू कलर तब बनेगा जब K4FeCN होल 6 FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा। देखो क्लियर है बेटा यहाँ पे, है ना? तभी ब्लू कलर बनेगा। क्लियर है यहाँ तक बात समझ रहा? हाँ सर। और दोनों रिएक्ट कब करेगा? जब दोनों आपस में मिलेगा। हाँ लेकिन सर। आप दोनों को तो अलग करके रखे, इसको अलग रखे, इसको अलग रखे, बीच में सेमी पर मेम्ब्रेन डाल दिए। अब बोल इस मेम्ब्रेन के थ्रू से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कौन ट्रेवल करेगा? सर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। ये ट्रेवल करेगा, ये तो सॉल्यूट है, ये ट्रेवल नहीं। करेगा, नहीं, सर ट्रेवल करेगा। नहीं। तो पानी के लिए आना नहीं। जाना लगा रहेगा, तो कलर कहाँ से चेंज होगा बेटा? है ना? हम्म। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। जी सर। हाँ सर। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो। স্যার সি হবে, NaCl থেকে BaCl2 যাবে। सर बी হবে। আমারও কি হবে তো স্যার? बी হবে बी। বি হবে, হ্যাঁ স্যার। 0.1 बोल बेटा BaCl2 का कंसंट्रेशन सर उसमें और NaCl का कंसंट्रेशन है, NaCl का कंसंट्रेशन क्या है बेटा? ज्यादा है हाँ सर। और BaCl2 का कंसंट्रेशन कम है। अब ये पता, अगर कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब क्या है? ये मोर डाइल्यूटेड है। और डाइल्यूटेड है, हाँ। हाँ। मोर डाइल्यूटेड का इसका मतलब इसमें मोर वाटर है। वाटर ज्यादा है। ओ हाँ सर। सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? मोर से लेफ्ट की तरफ होगा ना बेटा? हाँ जी हाँ सर। बी हो। ये भी IIT में आया हुआ बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बनाओ।
सर 50% ऑप्शन बी। सुनना मारते हो मिल करके बनाते देखते ना बोला है 0.004 मोलर इस आइसोटोनिक विद 0.01 मोलर। आइसोटोनिक बोला है ना, आइसोटोनिक बोला है ना। हाँ, देखो सर। पहले आइसोटोनिक है ना, हम तो देख ऐसे बोल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर सर ऑफ ए হবে। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम सल्फेट RC into I of sodium sulfate is equal to concentration of glucose RC into I हाँ, of sir. glucose, हाँ सर। हाँ है ना। तो यहाँ से कौन कटेगा बेटा, RC कर दिया। अब वैल्यू पुट करो, बोलो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम सल्फेट कितना दिया, 0.004 0.04 और I of सोडियम सल्फेट को वैसे ही रखो। कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज कितना दिया, 0.01 0.01 into 1। और ग्लूकोज का I होगा 1। 1 हाँ यहाँ पे I of सोडियम सल्फेट सॉल्व करो तो 2.5 आएगा। हाँ 2.5। अब सोडियम सल्फेट अगर टूटेगा बेटा तो टूट करके कितना पार्टिकल देगा, 2Na plus और 1 इस मामले में n का वैल्यू 3 है हाँ और हम लोग I का फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। n अल्फा। अब वैल्यू पुट करो, I का वैल्यू 2.5 और n का वैल्यू 3, 1 प्लस 2 अल्फा होगा, चेक कर, n का वैल्यू होगा 3 पुट करेंगे, हाँ 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 सर हाँ सर हाँ है ना। यहाँ से 2 अल्फा का वैल्यू कितना होगा 1.5, 75%। अल्फा का वैल्यू होगा 0.75। 2.5 हाँ ओके सर सर हाँ ओके ओके ठीक है बेटा, लोग समझे। हाँ सर अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, ये आपको याद रखना है, बहुत जगह पर डायरेक्टली काम आएगा। रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो इनमें से अगर एक भी फॉर्मूला याद रखो तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, है ना। जी फॉर्मूला आपके पास, रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड RLVP, VP तो वहीं से बना लो फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड RLVP के बीच में रिलेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर एंड RLVP के बीच में रिलेशन। ये कुछ इंटर रिलेशन है, इसको याद रखना है। अब आइए बेटा कुछ और क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब सब सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कौन बताएगा। अब इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, देखो ये सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए। एक ही लॉजिक से सब बनेगा। ए का वेंटर फैक्टर्स लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हाईएस्ट आई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल হবে। हाँ सर हाँ यही হবে। बोल आंसर। ए सर ए। क्लियर है। जी सर। हाँ इसी रूल से सारा प्रॉब्लम बनेगा, आगे जितना देर सब इसी रूल से बनेगा, बनाओ। सर बी बॉम्बे सर 2341 2341। सर बॉम्बे হবে। लिसन एवरीवन, देख पिछले वाले क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन में
आपको कंसंट्रेशन सबका कितना बोला, सेम बोला ना? देखो सेम हाँ हाँ लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पे डिफरेंट कंसंट्रेशन दे देगा, प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा। दे देगा, तो I into सुनो बात को, concentration। डिफरेंट मोलैलिटी दे देगा, तो ऐसे मामले में आप मोलैलिटी से सॉल्व नहीं करोगे, आप उसको ऑस्मोलैरिटी से सॉल्व करोगे। यस सर आप मोलैलिटी से सॉल्व नहीं करोगे, आप उसको ऑस्मोलैलिटी से सॉल्व करोगे। दैट मीन्स अब अगर इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तो देखो तो सारे का कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो बोल ऑप्शन 1 का ऑस्मोलैरिटी कितना आएगा? बोलेगा 0.05 into 2 0.1 ऑप्शन 2 का ऑस्मोलैरिटी कितना आएगा? 0.16 तो आपका आएगा सर 0.075 into 2। 2 ऑप्शन 3 का कितना आएगा बेटा? 0.14 into 1 to 1। और ऑप्शन 4 का कितना आएगा? 0.04 into 3। 3 हाँ सबको सॉल्व करते हैं, तो ये आंसर कितना आएगा बेटा? 0.1 0.12 0.1 0.14, ये आएगा 0.15 0.1 और ये आएगा 0.1। 0.1 0 अब क्वेश्चन पे देखो क्या मांगा, 1432 होगा। फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टीएफ, टीएफ उसका ज्यादा होगा जिसका आई कम होगा। कम है। आई किसका सबसे कम है? 1 सबसे 1 का 1 हाँ 1 का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। 1 then बोल आंसर क्या बनता है? ए ओके क्लियर है बेटा लोग? हाँ और एक बात ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर फ्रीजिंग पॉइंट पे पूछता है, बोलो क्यों? क्योंकि वो गड़बड़ हो inverse जाता है relation। ना, इनवर्सली रिलेशन। क्योंकि यही एक है जो उल्टा रूल फॉलो करता है ना? अभी तक देखो ऐसा 3 क्वेश्चन बना, तीनों ही फ्रीजिंग पॉइंट पे था, ये वाला क्वेश्चन भी फ्रीजिंग पॉइंट पे था, है ना? हाँ ये वाला भी फ्रीजिंग पॉइंट, याद करो थोड़ी देर पहले आईआईटी का जो तुम लोग का जन्मों से पहले का क्वेश्चन देखा, वो भी तो फ्रीजिंग पॉइंट पे था, है ना? यस तो ऐसा क्वेश्चन बेटा फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा पूछता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट से पूछेगा, दूसरा भी पूछ सकते हैं। जैसे कि इस सवाल का देखो, ये भी फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, कौन सा एग्जाम में आया देखिए जरा? आईआईटी में आया। फटाफट आंसर बोल। और जब आपके क्वेश्चन में कंसंट्रेशन सेम है, तो अपने को मोलारिटी से काम हो जाएगा, ऑस्मोलारिटी में जाने का जरूरत नहीं है ना? हाँ अच्छा, सर ये হবে बोलो ए आंसर হবে बोलो, पोटेशियम बोलो 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 बोलो। ए पोटेशियम ए सल्फेट, यस। हाँ सर किस मामले में? केस पोटेशियम 4 में आई का वैल्यू 3 हो 3 जाएगा, है 2 यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। हाँ। देखो इस बार बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया क्वेश्चन। हाँ यस बॉइलिंग पॉइंट से D D डी सर यस तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसका ऑस्मोलैरिटी I ज्यादा ज्यादा होगा, होगा। क्योंकि इस बार ज्यादा अगेन होगा। आप हाँ आई ज्यादा होगा, और आई उसका ज्यादा होगा जिसका ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगा। तो ऑस्मोलैरिटी अब सब देखो क्यों, यहाँ सबका डिफॉल्ट, पहला का ऑस्मोलैरिटी कितना लेंगे? 0.015, दूसरे का कितना लेंगे? 0.020, 02 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा केवल में ना, ये कितना होगा? 0.015, ये भी रहेगा, और ये कितना से मल्टीप्लाई होगा बेटा? 0.03 3 से मल्टीप्लाई होगा, 0.30 डी हो जाएगा डी हो जाएगा। इस बार देखो फिर से फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लिया, देख। और कौन सा एग्जाम में आया ये? आईआईटी में 90 का क्वेश्चन है। T फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट सर डी ग्लूकोज के लिए, हाँ, क्योंकि वन होगा। क्योंकि उसका आई तो मतलब बोल कम होता चल, तो प्रैक्टिस करते हैं। बोल ऑप्शन 1 आई का One. वैल्यू बोल, ऑप्शन 1 आई का two. वैल्यू बोल, ऑप्शन दो, 1 आई का दो। वैल्यू बोल। 2 2 2 2 यहाँ से टूटेगा, हाँ सर है ना? ठीक है, पर यहाँ पे आई का वैल्यू बोल 3, Three. यहाँ पे आई का वैल्यू बोल Four. 4, Four. और यहाँ पे आई का और वैल्यू ये बोल 1 1। 1 बी बी डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड।
क्या आप लोगों को याद है ये बात आप लोगों को बोले थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हाँ अगर पानी में डालेंगे तो वो डिसोसिएट डिसोसिएट करेगा, करेगा। डिसोसिएट होगा हाँ, और बेंजीन और में कार्बोक्सिलिक associate बेंजीन एसिड में को बेंजीन में डालेंगे तो वो एसोसिएट करेगा। डाइमर बनाएगा। एसोसिएट करेगा। याद है ना? हाँ सर। जी सर। चलिए यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा लोग, यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ सर। बिल्कुल सर।